औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट आप लोगों के साथ आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी भी किताब को जिसको भी पकड़ें तो उसको सेक्शन वाइज और साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके मुतल्लिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी दीगर एग्ज़ाम में, LLB के एग्ज़ाम में या आप किसी और इम्तिहान में बैठे हैं तो उसके मुतल्लिक कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते होते हैं उसके मुतल्लिक हम बात करेंगे। और मैं बगैर कुछ वक्त आप लोगों का ज़ाया किए मैं शुरू करूँगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, इसका जो उर्दू में इसके मीनिंग जो है वो है कानून दादरसी ख़ास। ये लॉ जो है 1877 में बाकायदा तौर पर लेजिस्लेचर ने इनेक्ट किया और ये उस वक़्त की बात है जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में बरतानिया की हुकूमत थी। तो मैं इसके मुतल्लिक आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने कुछ पॉइंट्स इसके मुतल्लिक आपसे लिखे हैं। जनरली ये बात थी कि हर राइट जो है जिसे कॉमन लॉ रिकॉग्नाइज़ करता था उसी राइट की इन्फ्रिंजमेंट पे, उसी राइट के मुतासर होने पे रेमेडी होती थी। लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल सोसाइटी जो है वो डेवलप होती गई तो सोसाइटी के डेवलप होने के साथ साथ जब लोगों में ये अवेयरनेस आती गई कि लोगों को इनके हकूक़ मफादात जो हैं उनकी बेहतर तरीके से उन्हें उनका ख्याल किया जाना चाहिए, तो बाज़ औक़ात ये कुछ प्रॉब्लम्स आते थे कि जो राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं उसमें कॉमन लॉ में, तो उनके अलावा भी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते थे जिनकी वजह से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी का शिकार हो जाते थे। तो फिर कॉमन लॉ में कुछ चीज़ों की रेमेडी मौजूद नहीं होती थी राइट की इन्फ्रिंजमेंट की, तो वहाँ पे फिर कोर्ट ऑफ चांसरी डेवलप की गई। तो कोर्ट ऑफ चांसरी जो थी ये भी बाकायदा तौर पर कायदा करता तो किंग ही था या उनके गवर्नर थे वही बनाते थे कोर्ट ऑफ चांसरी, लेकिन वहाँ पे लॉ का जो कॉन्सेप्ट जो था वो थोड़ा सा कॉमन लॉ से ज़्यादा बढ़कर था। उसमें वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे वो बातें जो नेचुरल जस्टिस और कॉन्शियस के करीब थी उन बातों को भी लॉ में शामिल किया गया। नेचुरल जस्टिस और कॉन्शियस के जो करीब बातें थी उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स तय किए गए। कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे तय किए गए कि जैसे अगर एक लॉ रिकॉग्नाइज्ड है तो जाहिर है उसकी रेमेडी कॉमन लॉ में मौजूद थी, लेकिन अगर कुछ राइट्स रिकॉग्नाइज नहीं थे तो उन्हें निस्बत का एक पैमाना तय किया गया। उस पैमाने में आप लोगों ने जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने तो शायद ना पढ़ा हो, लेकिन जो LLB पास करके आए होते हैं लोग तो उन्होंने अपने सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के तौर पर लॉ ऑफ इक्विटी ज़रूर पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ इक्विटी में कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनमें से कुछ 5-4 प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जैसे हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कि अगर कोई आदमी इंसाफ लेने आया है तो उसको खुद से भी इंसाफ करना पड़ेगा। इसी तरह से हु सीक्स हु कम टू द इक्विटी ही मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, कि अगर आप इंसाफ लेने हैं तो आपके अपनी तय भी आपकी बात जो है वो आप सदाकत पर मबनी हो, आपके अपने हाथ भी साफ हों। इसी तरह से एक ये था कि वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल लॉ शैल प्रिवेल, के ऐसी बात जो निस्बत में या नेचुरल जस्टिस में तो बताई गई है लेकिन वहाँ पे लॉ अदरवाइज है तो फिर लॉ फॉलो किया जाएगा, ना कि वो निस्बत का असूल फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे दो लोगों का हक एक जैसा हो जाए, बराबर हो जाए और दोनों के पास एक जैसी सलाहियत और इस्तात या खूबियाँ मौजूद हों, तो उस सूरत में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी में कि वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल फर्स्ट इन टाइम शेल प्रिवेल। तो वहाँ पे अच्छा ये, और इसी तरह से अगर कोई अपने राइट लेने में लेट हो गया, उसने ऐसा किया कि उसका राइट रिकॉग्नाइज ज़रूर था, उसका राइट मौजूद ज़रूर था, वो अपने राइट का इन्फ्रिंजमेंट पे उसकी रेमेडी ले ज़रूर सकता था, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि उसने एक ख़ास टाइम गुजारने के बावजूद जो है वो किसी कॉम्पिटेंट फोरम से रजू नहीं किया। तो वहाँ पे भी फिर लॉ में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो आदमी अपने राइट पे सोया रहता है
जो अपने राइट पे सोया रहता है तो उसे उसका हक जो है वो इस बात की बुनियाद पे उसका हक जो है वो बार कर दिया जाएगा, उसकी रेमेडी बार कर दी जाएगी। बेशक उसका राइट स्टैंड करता भी रहे, तो उस पर बेसिक मैक्सिम जो डेवलप हुआ वो था वेयर इक्विटी हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। इसी तरह से दीगर कुछ 6-7 प्रिंसिपल्स और हैं, मैगजीम्स जो हैं, जिनको मैं आगे जाके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँ तो जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बेसिक्स जो हैं वो कॉमन लॉ और लॉ ऑफ इक्विटी हैं। लॉ ऑफ इक्विटी जो है वो उनके मुतल्लिक वो कहाँ से डेवलप हुआ, नेचुरल जस्टिस से, कॉन्शियस से। कॉन्शियस जो आपके ज़मीर के करीब तरीन बात है। लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे ऐसा मामला हो जाता है कि पहल ये बात ये थी कि जो बात आपके हक, आपकी इंटाइटलमेंट से मुतल्लिक है, आपकी मलकियत के मुतल्लिक है, वो तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आपकी मलकियत में कोई चीज़ है वो किसी दूसरे के पास है, तो उस तरह की बात या वो रिकॉग्नाइज राइट तो आप मांग सकते हैं जिसको कॉमन लॉ की में पहचान थी। लेकिन कुछ बात ऐसा भी हो जाता था कि कॉम्प्लिकेशन ये पैदा हो जाती थी, जैसे मैंने किसी एक फ़र्द को, असलम नामी आदमी को अपनी कोई चीज़ पकड़ा दी, तो उससे किसी फ़र्द ने उससे वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ वो छीन ली। तो पहले ये था कि मैं जो असल ओनर हूं मैं ही वो चीज़ वापस ले सकता हूं। लेकिन यहाँ पे ये बात नेचुरल जस्टिस और कॉन्शियस से थोड़ी सी दूर थी। तो वो आदमी जिसके पास आपने जिसको चीज़ अमानतन दे रखी थी या जिसके पास उसने रिटेन की हुई थी, तो क्या लॉ में उसके पास रेमेडी नहीं है? तो फिर यहाँ पे देखा गया कि नेचुरल जस्टिस और कॉन्शियस तो ये कहता है कि उसको भी वो चीज़ उसी तरह से वापस मिलनी चाहिए। तो इसको फिर माना गया, एक राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया। इसी तरह से बात का दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, तो अगर तो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट को माने रखते थे तो फिर तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी थी। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का, उसके डिस्चार्ज होने से पहले अपनी बात से मुकर जाता था या मुनहरफ हो जाता था, तो फिर उसकी के लिए कोई दादरसी नहीं थी दूसरे आदमी के लिए। क्यों? कॉमन लॉ में यह था कि हम उस राइट को ही रिकॉग्नाइज करेंगे, उस राइट की रेमेडी ही लेके देंगे जो राइट दोनों पार्टीज एंड तक मानती रहें या उन्हें लॉ ने प्रोटेक्ट कर दिया हो। तो यहाँ पे भी फिर निस्बत का कानून डेवलप हुआ। उन्होंने कहा नहीं, देखिए अगर एक आदमी कोई इन्वेस्टमेंट कर चुका है, कोई चीज़ जो कॉन्सिडरेशन किसी मुआहदे के दौरान पे कर चुका है, तो फिर ये बात गलत है कि किसी एक सब्सिक्वेंट स्टेज पे दूसरा आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस मुआहदे से मुनहरफ हो जाए। तो उस सूरत में भी फिर क्या हुआ, उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो मैं उसे आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि ये बात है नेचुरल जस्टिस की और कॉन्शियस की, और ये इसको फिर डील किसने किया? चांसरी कोर्ट्स ने। ये बाकायदा तौर पर कोर्ट्स बनाई गई, कहीं पे ये किंग्स की तरफ से बनी, कहीं पे गवर्नर की तरफ से बनी। तो और यहीं पे वो बने, वो बात आपको बता दी कि रिकॉग्नाइज राइट क्या होता है, राइट्स जो रिकॉग्नाइज इक्विटी ने किए वो कौन कौन से हो सकते थे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे मुआशरा डेवलप हुआ, तो उसमें जहां पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया, इसको बकायदा एक लॉ की शक्ल दी गई, तो वहां पे इसके साथ साथ दीगर जो हैं वो चंद एक लॉज जो हैं वो भी बनाए गए। मसलन वहां पे अभी आप कभी देखें तो ट्रस्ट एक्ट एक किताब है, अभी जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। ट्रस्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बड़ी एक वैलिड मतलब बड़ी बुक है जिसमें मॉड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बताए गए हैं कि आप प्रॉपर्टी जो है वो किस किस तरह से एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र हो सकती है। ये भी हम इस पे के मुतालिक, और दीगर भी कुछ लॉ हैं जिनके मुतालिक इक्विटी के प्रिंसिपल जो हैं उनकी बेस पे वो बनाए गए हैं। और इसी तरह से मैं ये आपको बताता चलूँ, लॉ जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक लॉ है सब्सटेंटिव लॉ और एक लॉ है प्रोसीजरल लॉ। वैसे तो इसकी तीसरी भी एक शक्ल बनाई जाती है जिसे हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं, लेकिन बाज़ उस प्रोसीजरल लॉ जो है उसे ही एडजेक्टिव लॉ कहा जाता है। सब्सटेंटिव लॉ वो है जहां पे राइट और ऑब्लिगेशन बताई गई है, हक और जिम्मेदारी फर्ज बताया गया है, वो सब्सटेंटिव लॉ होता है। प्रोसीजरल लॉ क्या है? जहां पे अगर किसी आदमी का हक मुतासर हो जाए तो दादरसी लेने के लिए जो तरीक़ाकार फॉलो किया जाएगा, जो तरीक़ाकार अदालत से रजू करने के लिए, किसी कॉम्पिटेंट फोरम से रजू करने के लिए फॉलो किया जाएगा, तो वो तरीक़ाकार जो होगा उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहेंगे। तो प्रोसीजरल लॉ कोई बाज़ औक़ात हम एडजेक्टिव लॉ, ऐसा लॉ जिसमें
किसी बात की खुसूसियात बयान की जाती है। जैसे हमारे यहाँ कानून शहादत ऑर्डर जो है उसमें किसी गवाह की किसी एविडेंस की खुसूसियात बताई गई हैं तो उसे हम एडजेक्टिव लॉ कहते हैं। सीपीसी, सीआरपीसी उसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करूं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली तो ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सब्सटेंटिव लॉ है जिसमें राइट और ऑब्लिगेशन बताएंगे, लेकिन कुछ जगहों पे इसमें प्रोसीजरल बातें भी हैं। जैसे आप देखें कि आपको अगर कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा तो आप फॉलो क्या करेंगे? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आपके साथ किसी ने आदमी ने मुआहदा किया है, मुआहदे की परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो कैसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जिनकी अदालतें परफॉर्मेंस करवाएंगी, तो वो भी सेक्शन 12 में जैसे बताया गया, सेक्शन 21 में वो मुआहदे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकेगी वो बताए गए। इसी तरह से किसी ने इंजंक्शन लेना है अदालत से तो ग्रांट करने के लिए अदालत किन किन बातों को मद्देनजर रखेगी, रिफ्यूज करने के लिए किन किन बातों को मद्देनजर रखेगी, ये सारी बातें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एलेबोरेट की गई। अब मैं यहाँ से आगे चलूँ तो ये एक बड़ी बेसिक बात है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 1872 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के एनेक्टमेंट से महज 5 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बनाया गया, जिसमें एग्रीमेंट क्या होगा, पार्टीज क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे, मतलब सारी उस बातें, कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स वगैरह क्या हो सकेंगी, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे किया जाएगा, परफॉर्म कैसे किया जाएगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करता है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होगा, ठीक है। उसके बाद एजेंट का मालिक के साथ कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्होंने वहाँ से एक आसानी डेवलप की। वो क्या आसानी डेवलप की कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिन जिन बातों की डेफिनेशंस बताई गई, मसलन सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो वहाँ से सबसे बेसिक प्रिंसिपल है ऑफर, एक्सेप्टेंस, जिसे प्रपोजल कहा जाता है, एक्सेप्टेंस, उसके बाद प्रॉमिस, एग्रीमेंट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किए गए तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने उन्हें उसी तरह से अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कहाँ पे किया गया? जहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इसका सेक्शन 3 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वहाँ पे इसको बाकायदा तौर पर अडॉप्ट कर लिया गया। बाकायदा ये बात सेक्शन 3 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होल्ड कर दी गई, वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मीनिंग होंगे कुछ अल्फाज के, वही अल्फाज के मीनिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लेंगे आप। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करूँ, ये बात जहन नशीं रखना बहुत ज़रूरी है कि आपने कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया वही कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लेना है। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि एक लफ्ज़ जो है उसकी डेफिनेशन एक लॉ में और बताई गई है, दूसरे में और बताई गई। मसलन अगर मैं एक लफ्ज़ कोर्ट है जो आम रूटीन में इस्तेमाल होता है, अदालत लफ्ज़ की बात करूं कि लफ्ज़ कोर्ट जो है उसे डिफ़ाइन कैसे किया गया। ज़ाब्ता फौजदारी में कोर्ट लफ्ज़ कहा जाता है क्रिमिनल कोर्ट को। अगर आप ज़ाब्ता दीवानी में जाके पढ़ें तो कोर्ट लफ्ज़ कहा जाता है उसे सिविल कोर्ट को। अब अगर इसी को हम कानून शहादत ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो उसमें सिविल कोर्ट भी शामिल है, क्रिमिनल कोर्ट भी शामिल है, और हर वो जगह, हर वो फोरम जहां पे एविडेंस रिकॉर्ड होगा उसे कोर्ट से ही तशबीह दी गई है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि इसलिए बाज़ का कुछ लॉज में लफ्ज़ों के मतलब मुख्तलिफ होते हैं। उस आपने जब कभी भी आपके पेपर में कोई किसी बात की डेफिनेशन आ जाती है, किसी बात की एक्सप्लेनेशन आती है, तो एक बात ज़रूर मद्देनज़र रखें। अगर आपको उसने सीपीसी के पेपर में कोर्ट लफ्ज़ पूछा है, आपके किसी एनटीएस पेपर में, आपके किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे उस लॉ से जहाँ से वो बताया गया। फिर आप क्रिमिनल कोर्ट वाले को माइंड से निकाल देंगे, आप कानून शहादत ऑर्डर वाले को निकाल देंगे। इसी तरह से जहाँ पे बात आ जाती है मीनिंग्स की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, तो सेम मीनिंग